अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अब वो सड़क पर खड़े किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। 10-15 मिनट बाद उन्हें दूर से गाड़ी की लाइट्स नज़र आईं। वो वहाँ देखो, कोई आ रहा है, सिद्रा ने कहा तो मुजम्मिल सड़क पर खड़ा होकर हाथ हिलाने लगा। गाड़ी उनके करीब आकर रुक गई तो मुजम्मिल भागकर गाड़ी वाले के पास चला गया। हमारी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है, मौसम भी ख़राब है, हमें अगले गांव जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मुजम्मिल ने पूछा। जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको अगले स्टॉप पर उतार दूँगा, आप चले जाइएगा वहाँ से, गाड़ी में मौजूद आदमी ने कहा। गाड़ी में सिर्फ वो एक आदमी ही मौजूद था। मुजम्मिल ने उसकी बात सुनकर सिद्रा को इशारा किया तो सिद्रा शामी को लेकर आ गई। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। जी आप क्या काम करते हैं? उस आदमी ने मुजम्मिल से पूछा। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुजम्मिल ने जवाब दिया। इस तरह के मौसम में आप रात को क्यों जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है क्या? उस आदमी ने पूछा। जी एक ज़रूरी काम था गांव में, बस इसीलिए, मुजम्मिल ने मुख्तसर जवाब दिया। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। मैं देखता हूँ, बस अभी ठीक हो जाएगी, उस आदमी ने कहा और बाहर चला गया। मुजम्मिल भी गाड़ी से बाहर निकला ताकि उसकी कुछ मदद कर सके। उस आदमी ने गाड़ी की डिग्गी खोली हुई थी, मुजम्मिल भी उसके पीछे खड़ा था। मुजम्मिल के पास एक टार्च थी जो कि उसके कपड़ों की अंदरूनी जेब में थी। मुजम्मिल को अभी अभी इसका ख्याल आया था। मुजम्मिल ने टार्च चला ली। ये बहुत अच्छा किया तुमने, उस आदमी ने रोशनी को देखकर कहा। मुजम्मिल ने जैसे ही अपने सामने ज़मीन पर देखा तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी जान निकल रही हो। उस आदमी का साया ज़मीन पर नहीं था। मुजम्मिल अपनी जगह साख्त खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर उस आदमी को देख रहा था जो अभी भी गाड़ी ठीक करने में मसरूफ़ था। यार ये देखो ज़रा, उस आदमी ने पलटते हुए कहा। मगर मुजम्मिल को इस तरह खड़े देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें क्या हुआ अब? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कौन हो तुम? मुजम्मिल ने खौफज़दा लहजे में पूछा। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसके बच्चे को तुमने बेदर्दी से मारा था, उस आदमी ने घूरते हुए कहा। उस आदमी ने अपने कोट के अंदर से एक आरी निकाल ली। वो खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ रहा था कि अचानक गाड़ी स्टार्ट हुई और उस आदमी को रौंदती हुई आगे गुजर गई। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर सिद्रा मौजूद थी। अब उस आदमी की खून से भरी हुई लाश वहीं पड़ी थी। सिद्रा ने मुजम्मिल को आवाज़ दी तो मुजम्मिल को जैसे होश आ गई, वो भागकर गाड़ी में बैठ गया। उस आदमी की खून से भरी लाश अपने कदमों पर खड़ी हो गई। सिद्रा ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब वो लाश भी उनकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी फिर से बंद हो गई। अभी भी वो लाश उनके पीछे आ रही थी। सिद्रा ने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें गाड़ी छोड़कर भागना चाहिए, मुजम्मिल ने कहा तो
انہوں نے گاڑی کو چھوڑ دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ شامی کو مزمل نے اٹھایا ہوا تھا۔ قریب ہی انہیں ایک درختوں کا جھنڈ نظر آنے لگا تو وہ بھاگ کر ان درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ لاش بھی ان کے پیچھے بھاگ کر ان درختوں میں داخل ہو گئی۔ مزمل نے شامی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سدرا بھی درخت کے پیچھے بالکل چپ ہو کر چھپی ہوئی تھی۔ ان کی ہلکی سی آواز ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ اچانک شامی نے چھینک مار دی۔ مزمل کا ہاتھ بھی اس آواز کو روک نہیں سکا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ لاش ان کے سامنے آ گئی۔ ہاتھ میں ابھی بھی وہ تیز دھار آ رہی تھی۔ وہ لاش تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہیں اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ سدرا اور مزمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ صرف اس کے وار کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس لاش کا آری والا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اس کے بعد وہ پوری جگہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ آوازیں بالکل ایسی تھی جیسے کسی کو بے رحم طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ پورا علاقہ ان دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ چیخیں اس لاش کی تھیں۔ پیچھے سے کسی نے کلہاڑی کا وار کیا تھا۔ کلہاڑی کے دوسرے وار نے اس لاش کے سر کو تن سے الگ کر دیا تھا۔ مزمل اور سدرا نے لاش کی چیخوں کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ اب سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ سدرا اور مزمل ابھی بھی خوف زدہ تھے۔ آپ ڈریں مت، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، مجھے مرشد صاحب نے بھیجا ہے، اس لڑکے نے کہا۔ لڑکے نے کلہاڑی کو ایک طرف پھینک دیا۔ اب ان دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، مرشد صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لڑکے نے کہا تو سدرا اور مزمل اس کے ساتھ چل دیے۔ سڑک پر ایک گاڑی موجود تھی، وہ سب اس میں بیٹھ گئے۔ اب گاڑی تیز رفتاری سے گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی گاڑی گاؤں کی کچی سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی۔ یہاں کی سڑک بالکل سوکھی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں بارش نہیں ہوئی۔ وہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت عمارت تھی۔ اس لڑکے نے گاڑی وہاں روک دی۔ ہم پہنچ گئے ہیں، مرشد صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، اس لڑکے نے کہا اور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سدرا اور مزمل بھی گاڑی سے اتر آئے۔ اب وہ دونوں اس لڑکے کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئے۔ پر نور چہرہ، سفید داڑھی اور سادے مگر صاف لباس میں مرشد صاحب چٹائی پر بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا مجمع تھا اور وہ سب غور سے مرشد صاحب کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سدرا اور مزمل جب وہاں داخل ہوئے تو مرشد صاحب بات کرتے کرتے رک گئے۔ مزمل نے مرشد صاحب کو سلام کیا۔ مرشد صاحب نے پیار سے سلام کا جواب دیا۔ ہمارے ان مہمانوں کو کمرے میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں، مرشد صاحب نے اس لڑکے سے کہا جو مزمل اور سدرا کے ساتھ تھا۔ اس لڑکے نے مزمل اور سدرا کو ساتھ موجود کمرے میں ٹھہرا دیا۔ شامی بھی ان کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا ایک ٹرے میں شربت کے گلاس لے آیا اور انہیں ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے شربت پیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد مرشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔
मुजम्मिल और सिदरा मुर्शिद साहब को देखकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। मुर्शिद साहब ने आगे बढ़कर उन्हें प्यार दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी। मुर्शिद साहब ने कहा, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें वक्त दिया। मुजम्मिल ने जवाब दिया, अफसोस है जब हम आ रहे थे तो रास्ते में उस भूत ने हमारे साथ मक्कर किया और कारी साहब अब हम में नहीं रहे। मुजम्मिल ने कहा, हर किसी की मौत का वक्त मुकर्रर है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुर्शिद साहब ने कहा, आमीन। सिदरा और मुजम्मिल ने एक जुबान होकर कहा, आपको उस आसेब से निजात उसके खात्मे पर ही मिल सकती है। जब तक वो जिंदा है वो आपको तंग करता रहेगा। मुर्शिद साहब ने कहा, फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? मुजम्मिल ने पूछा, आपको एक वजीफ़ा देता हूँ, आज रात वो वजीफ़ा आपको पढ़ना होगा। मैं भी पढ़ाई करूँगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। मुर्शिद साहब ने कहा, जैसा आप कहें मुर्शिद साहब। मुजम्मिल ने जवाब दिया। मुजम्मिल एक कमरे में था, कमरे का दरवाज़ा बंद था। कमरे में चारों तरफ एक एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक हसार में मुजम्मिल बैठा हुआ था। मुजम्मिल अपना वजीफ़ा पढ़ रहा था। मुर्शिद साहब ने सख्ती से कहा था कि चाहे जो हो जाए इस हसार से बाहर नहीं आना। मुजम्मिल को पूरी रात उस हसार में वजीफ़ा पढ़ते हुए गुजारनी थी। तकरीबन 1 घंटा हो गया था, अभी 4 घंटे बाकी थे उस वजीफ़े को मुकम्मल होने के लिए। अचानक एक एक करके कमरे में मौजूद चारों मोमबत्तियां बुझ गईं। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुजम्मिल इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था, इसलिए मुजम्मिल ने अपना वजीफ़ा जारी रखा। अचानक मुजम्मिल को अपने इर्द गिर्द से सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत से लोग आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें तेज़ होने लगी। अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई कमरे में चीख रहा हो। कभी रोने की आवाज़ें आने लगती, कभी ऐसे ही आवाज़ें जैसे कोई दर्द से सिसकियाँ ले रहा हो। मगर मुजम्मिल अपनी जगह पर बैठा वजीफ़ा जारी रखे हुए था। एकदम कमरे में खामोशी छा गई और एक एक करके कमरे में मौजूद मोमबत्तियां फिर से जलने लगी। अब फिर कमरे में रोशनी हो गई थी। अब मुजम्मिल को थोड़ा सुकून मिला था, मगर ये सुकून ज़्यादा देर नहीं रह सका था। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में ज़लज़ला आ गया हो। कमरे की दीवारें ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कमरे की छत मुजम्मिल के सर पर आ गिरेगी। मुजम्मिल ने एक बार सोचा कि वो कमरे से बाहर चला जाए, मगर तभी उसके जहन में आया कि मुर्शिद साहब ने उसे किसी भी हालत में बाहर आने से रोका है। ज़लज़ले के दौरान भी मुजम्मिल अपनी जगह से नहीं हिला था। ज़लज़ला भी थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। अब फिर कमरे में खामोशी छा गई। तकरीबन 1 घंटा कमरे में खामोशी रही। अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। अचानक कमरे में हर तरफ सांप ही सांप निकल आए। हर तरफ से सांप निकलकर मुजम्मिल की तरफ बढ़ रहे थे। मुजम्मिल ने अपनी आंखें बंद कर ली।
सांप जैसे ही हसार के पास पहुंचते गायब हो जाते। एक एक करके सारे सांप गायब हो गए। अब मुजम्मिल का कुछ हौसला बढ़ गया था, मगर इसके बाद जो मंजर मुजम्मिल की आंखों के सामने आया, मुजम्मिल को अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस होने लगी। मुजम्मिल को सामने इंतहाई खौफनाक भेड़िए नजर आ रहे थे। उनके सामने सिदरा थी और सिदरा ने गोद में शामी को उठाया हुआ था। मुजम्मिल मुझे बचाओ, सिदरा चीख रही थी। मुजम्मिल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मुजम्मिल उस हसार से बाहर आने ही वाला था कि उसके दिमाग में मुर्शिद साहब की आवाज़ गूंजी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस दायरे से बाहर ना जाना। मुजम्मिल फिर बैठ गया और अपना विर्द जारी रखा। अचानक उन जानवरों ने सिदरा पर हमला कर दिया और उसके जिस्म को बेदर्दी से चीरने लगे। पूरे कमरे में सिदरा की चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। एक भेड़िए ने शामी को अपने मुंह में उठाया हुआ था और मुजम्मिल के इर्द गिर्द घूम रहा था। मुजम्मिल से ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। मुजम्मिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई। मुजम्मिल ने आंखें खोली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब चिल्ले का वक्त ख़त्म होने वाला था। 2 से 3 मिनट बाकी थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मुर्शिद साहब कमरे में दाखिल हुए। आ जाओ बेटा, हम कामयाब हो गए हैं उस आसेब को हराने में, मुर्शिद साहब ने कहा और हाथ के इशारे से मुजम्मिल को करीब आने का कहा। मुजम्मिल खुश हो गया और खड़ा होकर हसार से बाहर आने ही वाला था कि दरवाजे पर मुर्शिद साहब नजर आने लगे। रुको वहीं, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, मुर्शिद साहब ने कहा। ये सुनकर मुजम्मिल वहीं रुक गया। जो मुर्शिद साहब का हमशक्ल कमरे में आया था, उसने चीखना शुरू कर दिया और उसकी शक्ल भी अजीब अंदाज में बदल गई। अब वहाँ एक बदशक्ल सी अजीब मखलूक खड़ी थी जो थोड़ी देर बाद गायब हो गई। तो मुर्शिद साहब कमरे में दाखिल हुए और मुजम्मिल को कामयाब होने पर मुबारकबाद दी। तुम अपने काम में कामयाब हो गए हो, अब मेरा काम रह गया है, मुर्शिद साहब ने कहा और उसे लेकर कमरे से बाहर चले गए। अब वो एक दूसरे कमरे में थे। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। मुर्शिद साहब कुछ पढ़कर सामने मौजूद पानी पर फूंक रहे थे। सिदरा और शामी सामने बैठे मुर्शिद साहब को देख रहे थे। मुर्शिद साहब की आंखें बंद थीं। वो लगातार मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर पानी पर फूंक रहे थे। अचानक मुर्शिद साहब ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों का रंग सुर्ख था। उसी वक्त वहाँ मौजूद मोमबत्तियाँ खुद ब खुद जलने बुझने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। फिर वो आवाज़ें चीखों में तब्दील हो गईं। सिदरा ने शामी को गोद में उठाकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। सिदरा खुद भी इस सारी सूरत हाल से खौफजदा हो गई। अचानक हर तरफ से कमरे में धुआं उठने लगा और उस धुएं में एक साया नजर आने लगा। मुर्शिद साहब ने अपना हाथ हवा में उठाया और मखसूस अंदाज में हिलाया तो तमाम धुआं गायब हो गया। अब मुर्शिद साहब के सामने एक इंतहाई बदसूरत मखलूक मौजूद थी
چھوڑ دو انہیں اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مرشد صاحب نے سختی سے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے بدلہ چاہیے۔ اس مخلوق نے جواب دیا، چلا جا ورنہ تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے ہی چلے کے ذریعے تیری ساری طاقت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مرشد صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، نہیں، مجھے ہر حال میں بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا اور پیچھے موجود مزمل کی طرف بڑھنے لگا۔ مرشد صاحب نے اسے مزمل کی طرف جاتا دیکھ کر سامنے موجود پانی کے چھینٹے اس پر پھینک دیے۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، مگر وہ مزمل کی طرف بڑھتا رہا اور ایک ہاتھ سے مزمل کی گردن کو پکڑ لیا، مگر اس سے آگے وہ کچھ کرتا۔ مرشد صاحب نے پیچھے سے اس مخلوق کو پکڑ لیا اور سارا پانی اس کے چہرے پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ رکو، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں کہوں گا انہیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ پہلے تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ کہ یہاں سے چلے جاؤ گے اور کبھی انہیں تنگ نہیں کرو گے۔ مرشد صاحب نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا تو مرشد صاحب نے اسے چھوڑ دیا۔ اب تم نے قسم کھائی ہے اور تم اس بات کے پابند ہو کہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے اور انہیں کچھ نہیں کہو گے۔ مرشد صاحب نے کہا، میں اس بات کا پابند ہوں اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس نے کہا اور غائب ہو گیا۔ لو برخوردار، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گا۔ مرشد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مزمل اور سدرہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مرشد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ اس آسیب سے ان کی اور ان کے بچے کی جان بچ گئی تھی، مگر وہ قاری صاحب کی موت پر دکھی بھی تھے، جنہوں نے صرف ان کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی کھو دی تھی۔